हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। ये क्लास 8 का टॉपिक है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम पीरियड में, जब ब्रिटिश का टाइम पीरियड चल रहा था, तो कितनी तरीके के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स को स्टार्ट किया था इंडियंस एग्रीकल्चर लैंड पर। ओके, मेरे हिसाब से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना चाहिए सभी बच्चों को, सभी लोगों को। जो ये समझ के नहीं पढ़ना चाहिए कि हमारे सिलेबस में, ये समझ के पढ़ना चाहिए कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसीलिए इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। बिकॉज वी आर इंडियन एंड द इंडियन मेजर पार्ट्स ऑफ पर्सन्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप्स के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स को स्टार्ट किया गया था। तो प्राइमरी मोटिव क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी मोटिव क्या था लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स का, ब्रिटिश लोगों का। तो द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश like any other imperial power was collect revenue system from land। यहाँ पे from land ही क्यों आया, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जब इंडिया ब्रिटिशर्स लोग थे तो वहाँ हमारा जो इंडिया था वो 90% से ज़्यादा भी ज़्यादा 90% से ज़्यादा पर्सन थे जो इंडियंस थे वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे। उनका सारा काम एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता था, सब कुछ एग्रीकल्चर से होता था, खाना पीना और जो भी आर्थिक इकोनॉमिक से रिलेटेड होती थी, जो भी उनके काम होते थे, जो भी उनका बिजनेस होता था, जो भी घर का काम होता था, शादी ब्याह संस्कार मुंडन संस्कार, मतलब जो भी फंक्शन होते थे सब में कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर रिलेट था। अगर प्रेजेंट टाइम में आप रिलेट करोगे, अगर प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल मिल सकता है। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो मेरे जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। मेरे क्लास में कभी कभी क्या होता था, जब टीचर्स आते थे फीस सबमिट करने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जो ये भी कहते थे कि सर इस बार धान कट जाए तो फिर फीस जमा हो जाएगा, गेहूं कट जाए तो पापा कहीं फीस जमा हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं कहाँ से रिलेट हो रहा है, एग्रीकल्चर से, कि सीजन वाइज अगर धान का सीजन रहता था तो धान कटेगा तो फीस सबमिट होगा, गेहूं का सीजन रहता था तो गेहूं कटेगा तो फीस सबमिट होगा, बहुत लोग कहते थे सरसों कटेगी बिकेगी तब फीस सबमिट होगी। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेट हो रहा है, खाना भी उनका एग्रीकल्चर, जो खेत में उगाएंगे उसको खाएंगे भी, पढ़ाई भी हो रही है बच्चे की, वो भी कहाँ से रिलेट कर रही है, एग्रीकल्चर से। अगर शादी भी होगी कहीं घर में लड़के लड़की की तो वो भी कहाँ से रिलेट करेगी, एग्रीकल्चर। तो जो कहने का मतलब है, इंडियंस का सारा काम किस पे डिपेंड होता था, एग्रीकल्चर पे। तो उनका सारा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर लैंड से आ रहा है। तो इसीलिए ब्रिटिश ने दिमाग लगाया कि हमें कहाँ से रेवेन्यू स्टार्ट करना चाहिए कलेक्ट करने के लिए, कहाँ पे टैक्स लगाना चाहिए, लैंड पर। लैंड मतलब धरती, जमीन, खेत, जहाँ पे हम फसल उगाते हैं, जहाँ पे हमारे अनाज उगते हैं, उस सिस्टम में उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में स्टार्ट किए और हर एक अलग अलग जगह के लिए अलग अलग सिस्टम में स्टार्ट किए। ठीक है, तो समझ में आया प्राइमरी मोटिव, तो समझ में आया आपका प्राइमरी मोटिव उनका क्या था, रेवेन्यू कलेक्ट करना, कहाँ से, लैंड से कनेक्ट करना, कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम लैंड, नोट दिस पॉइंट, कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम लैंड। ठीक है, ये हो गया इनका मोटिव। अब the British introduced 3 different types of land revenue systems in different parts of India। 3 तरीके के सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए और तीनों अलग अलग पार्ट्स, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में इंट्रोड्यूस किए गए। फर्स्ट जो सिस्टम था वो था जमींदारी सिस्टम। जमींदारी को हम परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, बंगाल में। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, बंगाल में। जमींदारी और परमानेंट सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793 इन बंगाल। एंड सेकेंड वन इज रैयतवाड़ी सिस्टम। सेकेंड कौन सी है, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी सिस्टम को स्टार्ट किया था थॉमस मुनरो ने 1820 और 27 सेंचुरी के आसपास इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया मद्रास और बॉम्बे में। थर्ड इज वन, रैयतवाड़ी के बाद आता है महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो पंजाब, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। देखो, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, पहले इसमें कन्फ्यूजन होती थी मुझे, जब तक मुझे इंडिया का मैप नहीं आता था। अब लेकिन नहीं होती है, और मैंने अपने क्लास में जो भी जिस क्लासेस में पढ़ाती हूँ, मैंने सारे बच्चों को मैप बहुत बेहतरीन से सिखाया है अभी से।